तो कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं अध्याय 2 हम आज शुरू करने वाले हैं। अध्याय 2 पदार्थ, और उसके बारे में हम जानेंगे उसका प्रकृति और उसका व्यवहार। पदार्थ का नेचर और उसका बिहेवियर हम जानेंगे। प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज, कुर्सी, टेबल या फिर किसी का स्माइल, या पानी से निकलने वाला भाप। क्या लगता है इन लोगों को देखने के बाद इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है या कुछ इसमें समानताएं हैं? तो चलिए इसी को समझने के लिए, इसमें अंतर देखने के लिए, इसमें समानता है या नहीं ये देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए पुस्तक में तो वैसे एक टब दिया हुआ है। हम लेकर के चलते हैं एक बीकर, एक कांच के बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर हम परख नली को उल्टा कुछ इस प्रकार से रख देते हैं, और इसके अंदर हम देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। यानी कि पानी जो है परख नली के पूरा का पूरा अंदर नहीं जा पाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? अब हम लोग इस परख नली में एक लेजर लाइट मारते हैं। लेजर की विकिरणें परख नली के अंदर जाती है और उसके लाइट्स, उसकी जो रोशनियां हैं वो फैल जाती है। परख नली के अंदर लेजर की लाइट्स फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी अगर परख नली के अंदर नहीं गया तो लेजर लाइट कैसे चला गया? तो इसे अब हम देखने की अगर कोशिश करते हैं तो बीकर में ऐसा क्या था जिसने पानी को अंदर नहीं जाने दिया? तो हम इस बात को तो जानते ही हैं कि हवा हो, पानी हो, टेबल हो, कुर्सी हो, ये सभी अपने लिए स्थान घेरते हैं। उस परख नली के अंदर में हवा है और ये हवा अपने लिए जगह घेरती है। यानी परख नली के अंदर में हवा अपने लिए जगह घेरी हुई है। उसी प्रकार से टेबल भी, कुर्सी भी, पानी भी अपने लिए जगह घेरती है। इसी कारण से बीकर में रखे हुए उस परख नली में जो हवा है उसमें पानी नहीं जा सका, क्योंकि हवा पानी को अंदर आने से रोक दिया। तो आप कभी इस बात को अनुभव किए होंगे कि पानी से भरा बोतल खाली बोतल के जगह में ज़्यादा भारी क्यों होता है? अगर हम देखते हैं किसी वस्तु का वजन, हम यहाँ पर किसी वस्तु के वजन को भार से निरूपित करेंगे और उसके द्रव्यमान यानी कि जो पदार्थ होंगे, पदार्थ के जितने भी भार होते हैं, हम उसको यहाँ द्रव्यमान से प्रदर्शित करेंगे। यानी द्रव्यमान का दूसरा नाम वजन ही है, लेकिन पदार्थ में अणु, परमाणु, आयंस होते हैं, इसलिए इनके वजन को हम भार से नहीं द्रव्यमान से शो करेंगे। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, पानी से निकला भाप, इनका जब हम उल्लेख करते हैं तो इसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, और स्थान घेरने का मतलब है कि इसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि इनमें वजन होता है। जबकि जो लाइट्स हैं, चाहे वो सूर्य से आ रही हो, चाहे वो लेजर की विकिरणें हो, चाहे ढोलक की आवाज हो, चाहे किसी का एक छोटा सा मुस्कान हो, स्माइल हो, इनमें कोई वजन नहीं होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये मुस्कान है, ये ढोलक की आवाज़ है, ये कभी अपने लिए एक वजन नहीं रखता है, अपने लिए कोई स्थान नहीं घेरता है। इसलिए
इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इसी कारण से बीकर के अंदर भी ये जो लाइट्स हैं लेजर की वो जा सकी, क्योंकि वो अपने लिए स्थान नहीं घेरती हैं, इसलिए वो अंदर भरे हुए हवा में भी जा सकी। तो कुल मिला के बात क्या है? बात ये है कि जो वस्तु स्थान घेरेगा इसका मतलब उसका द्रव्यमान होगा, और उसी द्रव्यमान युक्त वाले पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन ढोलक का जो आवाज है, किसी का स्माइल है, जो लाइट्स हैं, प्रकाश हैं, ये जो गुण है इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। तो अब बात करते हैं कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। आप तो कभी ये गौर किए होंगे कि हमारे आसपास चाहे वो परख नलियाँ हो, चाहे लेबोरेटरी में रखे हुए केमिकल्स हों, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इनको आपस में मिलाने के बाद परिवर्तन होते रहते हैं। विश्व की बात करें, विश्व में है बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर रासायनिक परिवर्तन यानी हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं। उनके रंग के आधार पर देखेंगे, उनके गंध के आधार पर देखेंगे, अवस्था के आधार पर देखेंगे तो बदलाव जरूर दिखाई देता है। जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी में लगा हुआ जंग को ही देख लेते हैं, तो जंग में देखते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। तो ये परिवर्तन होता कैसे है? ये केमिकल रिएक्शन पौधों में, उनके पत्तियों में भी होता है। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है पत्तियों में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये परिवर्तन होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के जरिए वो भोजन बनाते हैं और वही भोजन जड़ों तक वो पौधा भेजते हैं। हम देखते हैं यदि माचिस के तीली को अगर रगड़ा जाए तो उसमें आग लग जाती है। कारण ये है कि उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है जिससे उसमें आग लग जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के घर्षण से केमिकल का रिएक्शन होता है जिससे वह अग्नि उत्पन्न करती है। हमारे पृथ्वी में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आसपास की बात करें तो आसपास बहुत से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसे हम देखते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण लेकर के चलते हैं मोमबत्ती का। आपने कभी इस बात को गौर किए होंगे कि मोमबत्ती जल रहा है, तो मोमबत्ती आखिर जलता कैसे है, किस प्रकार से जलता है? तो चलिए हम इसको देखते हैं कि मोमबत्ती आखिर जल कैसे रहा है। तो देखे होंगे, इस बात को गौर किए होंगे कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो कई लेयर्स यानी कई परतों में दिखाई देती हैं। अंदर की लेयर जो है वो अलग रंग में दिखाई देते हैं और देखेंगे तो उसमें मोम जो होते हैं, मोम के अंदर में एक धागा लगा हुआ होता है और वो धागा जब आग से जल रहा होता है तो वह मोमबत्ती को यानी मोमबत्ती में जो केमिकल्स होते हैं उसके जरिए जलता रहता है। तो मोमबत्ती के अंदर में हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है जो धीरे धीरे पिघलती है और जो धागा है उस धागे में जो आग जल रही होती है वो आग उस आग को वो आग जो है उसको खींचती है। तो इस प्रकार से आग के द्वारा मोमबत्ती के जो लिक्विड्स हैं वो ऊपर एब्जॉर्ब होती जाती हैं और आग से जल करके अपने चारों ओर के वातावरण में उत्सर्जित होना शुरू होती है। तो देख सकते हैं आग में जल करके मोमबत्ती के लिक्विड्स यानी द्रव पदार्थ वो ऊपर आ रहे हैं और आग से जल करके वो वातावरण में मिलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मोमबत्ती के अंदर से निकला हुआ हाइड्रोकार्बन आग में जलती हैं और वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
वो वायुमंडल में जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके। यानी मोमबत्ती के लिक्विड्स आग से जलती है और ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में निकल जाती हैं। इसके साथ ही साथ वही हाइड्रोकार्बन जो मोमबत्ती के हैं वो ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर यानी H2O भी बनाती हैं, जो कि भारी होने के कारण से मोमबत्ती के निचले सतह की ओर बहने लग जाती है। तो देख सकते हैं H2O जो कि वाटर का अणु है और वो नीचे तली में बैठते जाते हैं। तो इस प्रकार से मोमबत्ती के लिक्विड्स आग से जल करके ऊपर की ओर एब्जॉर्ब होते हैं और वो वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब आपने इस घटना को तो देख लिया कि मोमबत्ती से केमिकल्स यानी हाइड्रोकार्बन निकल करके ऑक्सीजन से मिलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के हवा में उड़ती हैं और वाटर बन के नीचे तली में बहना शुरू हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो जो रासायनिक क्रिया है इसमें मोम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भाग ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। इसको शुरुआत में किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जब इसमें जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भाग लेने वाला जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और जो केमिकल्स है मोम का हाइड्रोकार्बन जो ये वाला भाग, ये दोनों को हम यहाँ पर अभिकारक बोलेंगे क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में आपस में जुड़ रहे हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में आपस में जुड़ते हैं उन दोनों को हम अभिकारक कहते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है वह उत्पाद है यानी प्रोडक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अभिकारक का जो वजन है इसको हमने नोट कर लिया था शुरुआत में। उसके बाद जब उत्पाद बना यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बने तो उनका जो वजन है इन दोनों को तोलने के बाद नापने के बाद हमें प्राप्त हुआ कि दोनों का वजन यानी द्रव्यमान बराबर है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों का वजन कैसे बराबर हो गया। इसके पहली बार तो ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन ये उत्पाद में बदलते हैं, केवल बदलते हैं, लेकिन वे पूर्ण नष्ट तो होते ही नहीं हैं। इससे ये साबित हुआ क्योंकि दोनों का वजन बराबर है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनने के बाद मोमबत्ती नष्ट नहीं हुआ है बल्कि वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। अब इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम को समझने के लिए हम चलते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे कि मोमबत्ती में आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, आग में केमिकल जला और वायुमंडल में चला गया। तो इसमें द्रव्यमान जो है यानी वजन जो है यानी मोमबत्ती के जो केमिकल है वो ना तो उत्पन्न हुआ है अंदर से और ना ही उसे नष्ट किया गया है। वो तो नष्ट नहीं हुआ है बल्कि वो हवा यानी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। इस नियम को हम पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं या यूं कहें द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये। इसको सर्वप्रथम लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। पदार्थ की प्रकृति को यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। यह सदियों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव में बहुत से ऐसे गलतफहमियां बनी थी। एक समय मान्यता यह थी कि पदार्थ को दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन जब इसी घटना को देखा गया प्रयोग करके तो कांच के एक बर्तन में अधिक मात्रा में पानी लिया गया और उसका डिस्टिलेशन कुछ इस प्रकार से किया गया। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि एक किसी पात्र में हम पानी ले करके उसे नीचे से गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उनका जो भाप निकलता है उसे किसी पाइप या कांच के पात्र के जरिए दूसरे किसी कांच के पात्र में एकत्र किया जाता है
और वो भाप जो है फिर से पानी बन करके टपकने लगता है। तो जो एकत्र पानी है वह डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है और ये घटना आसवन यानी डिस्टिलेशन कहलाता है। तो इस आसवन की घटना के बाद ये जो पात्र है इसके नीचे रेत के कण दिखाई दिए। अब ये माना गया कि जल को बहुत देर तक यदि गर्म किया जाए तो वो मिट्टी यानी मृदा के कण में बदल जाता है। तो यह समझ जो है हमारी आज की रासायनिक अभिक्रियाओं की समझ से बहुत ही अलग है। लेवोजियर ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। उन्होंने कांच के पूरे उपकरण के प्रयोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक नाप लिया, उनका वजन ले लिया। वजन लेने के बाद पानी के आसवन किया। पानी का जब आसवन किया तब फिर से उसको वजन लिया और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि कांच के उपकरण का जो द्रव्यमान है उसमें कुछ कमी आ रही है, यानी कांच के उपकरण में कमी आ रही है, उसके वजन में कमी आ रही है। इसका मतलब साफ है कि रेत के कण उसमें पैदा कहाँ से हो रहे हैं, जो कांच है वो अंदर से घर्षित हो रहे हैं। यानी कि इस प्रकार की जो कांच है, इस किस्म की कांच है वो थोड़ा पानी में घुल जाता है गर्म करने के बाद और पानी के वाष्पित हो जाने पर वही कण हमें रेत के कण के रूप में दिखाई देने लगता है, क्योंकि कांच रेत से ही निर्मित किए जाते हैं, इसलिए वह रेत के कण हमें दिखाई देने लगता है। इसके बाद ही हम केमिकल रिएक्शन के जो मॉडर्न समझ है उसकी तरफ आगे बढ़ सके हैं।